और लास्ट सेशन तक हम मौर्य काल को बिल्कुल कंप्लीट कर चुके हैं। इस सेशन में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मौर्योत्तर काल, और मौर्योत्तर काल में भी आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, मौर्योत्तर काल में आज हम स्टडी करेंगे कि ऐसे कौन कौन से सोर्सेज हैं, ऐसे कौन कौन से स्रोत हैं प्राचीन भारत में जिनसे हमें मौर्योत्तर काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मौर्य काल के पतन के बाद का समय, या फिर ऐसे कहें कि मौर्य काल और गुप्त काल के बीच का जो समय है उसे मौर्योत्तर काल के रूप में हम देखते हैं। और आज हम मौर्योत्तर काल के बारे में जानकारी प्रदान करने वाले कुछ प्रमुख स्रोतों के बारे में आज अध्ययन करने वाले हैं। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद का जो समय है यानी मौर्योत्तर काल है, इसको हम अध्ययन की दृष्टि से, अपनी सुविधा की दृष्टि से दो भागों में बांट लेते हैं। दो भागों में किस तरीके से बांटते हैं कि एक पोर्शन जो पहला वाला है उसमें हम अध्ययन करते हैं मध्य एशिया से होने वाले कुछ विदेशी आक्रमणकारी या विदेशी वंशजों के विषय में, और दूसरे वाले पोर्शन में, इसके जो बाद वाले पोर्शन में हम अध्ययन करते हैं भारतीय राजवंशों के विषय में। तो मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद में भारतीय इतिहास जो है, प्राचीन भारतीय इतिहास जो है वो दो भागों में बढ़ जाता है। पहले पोर्शन में मध्य एशिया से विदेशी आक्रमण होते हैं और वो भारत के उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत एवं मध्य भारत के एक बड़े क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लेते हैं। और इस अधिकार करने में जो सबसे पहले आक्रमणकारी थे वो थे इंडो ग्रीक, जिन्हें हम हिंद यूनानियों के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हिंद यूनानियों में दो प्रमुख वंशों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। एक है डेमेट्रियस वंश और दूसरा है यूक्रेटाइड्स वंश। ठीक है, फिर इंडो ग्रीक के बारे में अध्ययन करने के बाद में उसके बाद में आएंगे आपके पार्थियाई। ठीक है, ये ईरान से आए थे, पार्थियाई या पल्लव। इसके बाद में फिर अध्ययन करेंगे शकों का, और उसके बाद में करेंगे फिर कुषाणों का। इस तरीके से इस क्रम में हम मध्य एशिया से आने वाले कुछ विदेशी आक्रमणकारियों का अध्ययन करेंगे, और इसका अध्ययन करने के बाद में दूसरे वाले पोर्शन में हम अध्ययन करेंगे शुंग वंश। ये भारतीय राजवंश थे। शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश, और चौथा है वाकाटक वंश। ठीक है, तो इस तरीके से मौर्य काल के पतन के बाद के समय को हम दो पोर्शंस में डिवाइड करके, एक में मध्य एशिया से आने वाले विदेशी आक्रमणकारी और दूसरे में भारतीय राजवंश, इस तरीके से दो भागों में बांट करके हम इस मौर्योत्तर काल का अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि मौर्योत्तर काल की जानकारी प्रदान करने वाले प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ से हमें मौर्योत्तर काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, और यहाँ से भी आपके जो है काफ़ी अच्छे ऑब्जेक्टिव्स एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला सोर्स है हमारा बौद्ध ग्रंथ। ठीक है, बौद्ध ग्रंथों से भी मौर्योत्तर काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और जानकारी प्रदान करने वाले प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? दिव्यावदान सबसे पहला है, दिव्यावदान। इस दिव्यावदान बौद्ध ग्रंथ से हमें पता चलता है कि जो पुष्यमित्र शुंग था उसने बौद्ध धर्म का जो है संहार किया था, या बौद्ध धर्म के संहारक के रूप में पुष्यमित्र शुंग का चित्रण दिव्यावदान नामक ग्रंथ में किया गया है। इसके अलावा ललित विस्तार, मंजूश्री, मूलकल्प, ये अन्य बौद्ध ग्रंथ भी हमें मौर्योत्तर काल से संबंधित जानकारी प्रदान करते हैं। अगला आपका सोर्स है, दूसरे नंबर पर आता है आपका मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो ये ग्रंथ है और इस ग्रंथ के रचयिता थे नागसेन। ठीक है, मिलिंद पन्हो की रचना किसने की थी? नागसेन ने की थी। ये प्रश्न भी आपने परीक्षाओं में लगातार देखा होगा। ठीक है, कोई भी वनडे एग्जाम हो या फिर किसी भी पीसीएस स्तरीय परीक्षा में आपने ये प्रश्न भी, आपने अगर सेट्स लगाए होंगे तो ये प्रश्न भी आपने देखा होगा। ठीक है, नागसेन कौन थे? बौद्ध भिक्षु थे नागसेन, और नागसेन ने रचना की थी मिलिंद पन्हो की। ठीक है, मिलिंद पन्हो पाली भाषा में रचित जो है ग्रंथ है, और इसमें किसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है? यूनानी शासक मेनांडर के बारे में। यूनानी शासक मेनांडर के बारे में हमें मिलिंद पन्हो से जो है जानकारी प्राप्त होती है। तीसरा आपका जो है महाभाष्य। ठीक है, महाभाष्य की रचना पतंजलि के द्वारा की गई थी, और महाभाष्य को हम अष्टाध्यायी एक ग्रंथ है, व्याकरण से संबंधित ग्रंथ है, और इसकी रचना पाणिनि ने की थी। तो अष्टाध्यायी पुस्तक जो है उसकी टीका के रूप में, एक तरह से कह सकते हैं उसके सारांश के रूप में महाभाष्य को जाना जाता है। और महाभाष्य की रचना किसने की थी? पतंजलि ने की थी। महाभाष्य में मौर्योत्तर काल की कौन सी जानकारी प्राप्त होती है? तो महाभाष्य से
पुष्यमित्र शुंग के समय की घटनाओं के विषय में हमको जानकारी मिलती है। इसके बाद में एक आता है आपका गार्गी संहिता। गार्गी संहिता में जो यूनानी थे, यवन थे, यवनों के आक्रमणों का उल्लेख गार्गी संहिता में किया गया है। इसके बाद में एक और अन्य ग्रंथ है मालविकाग्नि मित्र, मालविकाग्नि मित्रम, ठीक है। ये शुंग काल के समय की जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज थी, राजनीतिक गतिविधियां थी, उसके विषय में एक विस्तृत जानकारी प्रदान करने वाला ग्रंथ है, ठीक है। सिंधु नदी के किनारे पर वसुमित्र के द्वारा, वसुमित्र शुंग काल से ही संबंध रखने वाले एक राजा थे, तो सिंधु नदी के किनारे वसुमित्र के द्वारा यवनों को हराया जाता है, यूनानियों को परास्त किया जाता है। इसकी जानकारी भी आपको मालविकाग्नि मित्र नामक ग्रंथ से मिलती है, ठीक है। और पुष्यमित्र शुंग का जो पुत्र था, पुष्यमित्र का जो पुत्र था अग्निमित्र, ये विदिशा का राज्यपाल था, और विदिशा का राज्यपाल था। ये वाली जो इन्फॉर्मेशन भी हमको कहाँ से मिलती है? मालविकाग्नि मित्र से मिलती है, ठीक है। वैसे मूल रूप से जो मालविकाग्नि मित्र है, ये जो ग्रंथ है, ये कालिदास के द्वारा लिखा गया है, और मालविकाग्नि मित्र में मालविका और अग्निमित्र, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग का जो पुत्र था अग्निमित्र, उसकी एवं मालविका की जो है इसमें प्रेम कहानी का वर्णन किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है आपका सोर्स वो है थेरावली। थेरावली जो है जैन लेखक मेरुतंग के द्वारा रचित एक ग्रंथ है, और इसमें उज्जैनी के शासकों की पूरी वंशावली के बारे में बताया गया है, ठीक है। थेरावली में उज्जैनी के शासकों की पूरी वंशावली की जानकारी हमें प्राप्त होती है। अगला है आपका नानाघाट अभिलेख। नानाघाट अभिलेख में सतकर्णी प्रथम, ठीक है, सतकर्णी प्रथम जो था ये सातवाहन वंश से रिलेटेड था। सतकर्णी प्रथम की रानी नागनिका के द्वारा रचित था ये जो नानाघाट अभिलेख, ठीक है। इसमें सातवाहन वंश के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। नासिक अभिलेख है 8वें नंबर पर, ये गौतमी बलसी द्वारा लिखित है, और इसमें भी गौतमी पुत्र सतकर्णी का वर्णन किया गया है, यानी गौतमी पुत्र सतकर्णी के बारे में भी हमें नासिक अभिलेख से पता चलता है। अगला है जूनागढ़ अभिलेख। ये शक शासक रुद्रदामन के द्वारा लिखित है, और काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको आपको बिल्कुल दिमाग में फिक्स कर लेना है कि जूनागढ़ अभिलेख किसके द्वारा लिखित है? ये शक शासक रुद्रदामन के द्वारा लिखित है। इसके संबंध में एक और महत्वपूर्ण चीज ये है कि ये संस्कृत भाषा का, संस्कृत लैंग्वेज का संभवतः प्रथम अभिलेख माना जाता है। जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा का पॉसिबल रूप से सबसे पहला अभिलेख माना जाता है। इसके अलावा इसकी जो शैली है, जिस शैली में ये लिखा गया है, ये चंपू शैली में लिखा गया है, चंपू शैली में। और चंपू शैली क्या होती है? चंपू शैली गद्य एवं पद्य दोनों शैलियों का मिश्रित रूप होता है, ठीक है। चंपू शैली गद्य एवं पद्य दोनों शैलियों का मिश्रित रूप है। इसके बाद में सिक्कों से भी हमें किसी भी राजवंश की जानकारी प्राप्त करनी हो या किसी भी समयावधि की जानकारी प्राप्त करनी हो, तो उसमें सिक्कों का भी जो है बहुत बड़ा रोल रहता है। तो आपका जो लास्ट वाला पॉइंट है वो है सिक्के, और इन सिक्कों से भी हमें मौर्योत्तर काल संबंधी काफ़ी प्रमुख जानकारियां प्राप्त होती हैं, क्योंकि इससे पहले के जो सिक्के थे, मौर्योत्तर काल से पहले के जो सिक्के थे, उन पर राजा का नाम या फिर सिक्के बनाने की जो डेट होती थी, तिथि होती थी, वो नहीं लिखी जाती थी। लेकिन मौर्योत्तर काल के प्रारंभ के समय से ही, या मौर्योत्तर काल में आप ये कह सकते हैं कि जो सिक्के बनाए जाते थे उन पर डेट और जिस राजा ने उन सिक्कों को ढलवाया है उस राजा का नाम लिखने की प्रथा का प्रचलन प्रारंभ हो चुका था, ठीक है। तो इतने सारे सोर्सेस थे जिनसे हमें मौर्योत्तर काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब अगले सेशन में हम जब अगला वीडियो हम मौर्योत्तर काल से बनाएंगे तो उसमें हम सबसे पहले मध्य एशिया से भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों के सभी वंशों के बारे में एक ही वीडियो में आपको मैं पूरा कंपाइलेशन इस चीज़ का दे दूंगा, ठीक है। फिर इस एक वीडियो बना देंगे आपकी भारतीय राजवंशों से संबंधित राजाओं के बारे में, और उसके साथ ही ये मौर्योत्तर काल समाप्त हो जाएगा। उसके बाद में फिर सीधे पहुंचेंगे हम गुप्त काल पर, ठीक है। आशा करता हूं क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास अगर आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। और आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट पीसीएस की कर रहे हैं
तो भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी पेड क्लास नहीं है और जितने भी नोट्स हैं वो मैं खुद तैयार करता हूँ यहाँ, और काफ़ी अच्छी अच्छी रेफरेंस बुक जो हैं उनसे और एनसीईआरटी को भी साथ में कवर करने की कोशिश इन नोट्स में की गई है। और मैं खुद क्या बताऊँ, ये आप खुद पढ़ेंगे और इनसे अपने नोट्स अगर तैयार करेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि आपके पास काफ़ी अच्छे नोट्स का संकलन जो है इकट्ठा हो चुका है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।